कि राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विरोध कर रही थी और एक बड़ा वर्ग भी उत्तराखंड आंदोलन का विरोध कर रहा था और उस विरोध को हवा देती थी भाजपा, उस विरोध को हवा देती थी कांग्रेस। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड राज्य अलग बने। तो जनता को पता चलेगा कि इन 25 वर्षों में इस राज्य के साथ क्या हो रहा है, क्या उम्मीद की थी और क्या हुआ। 94 का वो दौर जब माँ बहनों के साथ में रामपुर तिराहे में जो कत्लेआम हुआ और जो माँ बहनों के साथ जिस तरीके की दरिंदगी हुई, उससे मैं बहुत विचलित हो गया। मैं आपके सामने उन शब्दों का, उन अलंकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतने बुरे बुरे शब्दों का वो हमारे ऊपर जो है कटाक्ष करते थे कि पहाड़ के लोगों के साथ धोखा हुआ है। पंत जी, आपको ये भी नहीं पता होगा, पहाड़ियों पे लाठियां बजी परेड ग्राउंड में। सबका एक ही लक्ष्य था, हम संकल्पित हैं, इस राज्य को बनाएंगे। पहाड़ की आवाज बनने वाले जेल में जा रहे, चोर उचक्के टुच्चे लुच्चे सत्ताओं में जा रहे। इतना कह सकता हूं कि पहाड़ में माताएं अपना पूरा जीवन खपा देती हैं अपने परिवार को बनाने के लिए। देखिए, जेल मेरा घर है। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि आप पहली बार कब जेल गए? प्रत्येक बच्चे को एक बार जेल की हवा जरूर दिखानी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बंची, मजा आ गया, मगर माफ करना मुझे। हाँ, बिल्कुल। जो बोलूंगा मैं सुनना चाहूंगा। वो मैथिली वर्ष के मैथिली आ रही है, ठुमके लगा रही है और वहाँ 15-15 लाख बट रहे। कोई पत्रकार नहीं बोलता ना, आप बोलते हो इन चीजों को, लेकिन ऑडियो के साथ ये अन्याय यहाँ होने लग गया। जब आप मेरे लिखे को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो आपको ये हक कौन देता है कि आप मुझे आक्षेप करें? नमस्कार भट्ट जी, आप अपना परिचय से अगर हम आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें तो कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आप पहाड़नामा के शो में हैं और मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप अपना एक व्यक्तिगत परिचय से इस कार्यक्रम को। जरूर, धन्यवाद पंत जी। मेरा परिचय, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का एक नेता हूँ, पार्टी में उपाध्यक्ष हूँ। आपने इस पॉडकास्ट में उत्तराखंड क्रांति दल को स्थान दिया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं आपके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को पता चलेगा कि इन 25 वर्षों में इस राज्य के साथ क्या हो रहा है, क्या उम्मीद की थी और क्या हो गया। जी, आप अगर अपना प्रारंभिक जीवन, आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे आप उत्तराखंड क्रांति दल में शुरू हुए, अगर हम यहाँ से बातचीत शुरू करें कि कैसे आप उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा में जुड़ गए, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में, सत्ता की राजनीति की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक दौर से भाजपा और कांग्रेस सत्ता की राजनीति में हावी रही है जी। उसके अलावा वामपंथियों का भी एक वर्चस्व उत्तराखंड की राजनीति में समय समय पर रहा है जी। लेकिन मूल धारा को छोड़कर आप एक अलग धारा में जुड़े और कहाँ से आपका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, कहाँ, कैसे आप पहाड़ कहाँ से आए, तो इसको लेकर अगर आप एक विस्तार से बताएंगे तो हमारे दर्शकों को आपके बारे में अच्छी जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि मैं छात्र राजनीति से ही उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ गया था। आपने कहा आपका जन्म, मेरा पौड़ी यमकेश्वर का मैं रहने वाला हूँ, मेरी जन्मस्थली है, मेरी कर्मस्थली भी है और मेरी शिक्षा दीक्षा टिहरी में हुई है, रुड़की में हुई है और कोटद्वार में हुई है। रुड़की से क्या शिक्षा ग्रहण किया आपने? मैं बेसिक एजुकेशन मेरी रुड़की में हुई है, कारण मेरे फादर एमईएस में थे तो नेचुरल है, जहाँ जहाँ पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ हम वहाँ गए। ये तो था। राजनीतिक जीवन मेरा कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में एक परिस्थितियां ऐसी थी कि राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विरोध कर रही थी और एक बड़ा वर्ग भी उत्तराखंड आंदोलन का विरोध कर रहा था। ऐसी स्थिति में, ये दशक 80 की बात मैं कर रहा हूं, उस समय हम बहुत छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, 8वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। तो अक्सर ये हुआ करता था कि हमारे माता, हमारे भाई भाभी, रिश्तेदार, ये लोग उत्तराखंड आंदोलन में जब सड़कों पे आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो के नारे लगाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो उस समय पर रुड़की जैसे क्षेत्र में बड़ी हे दृष्टि से पहाड़ के लोगों को देखा जाता था। मैं आपके सामने उन शब्दों का, उन अलंकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इतने बुरे बुरे शब्दों का वो हमारे ऊपर जो है कटाक्ष करते थे कि खाने को नहीं है, उत्तराखंड मांग रहे हैं, और अगर इतना ही उत्तराखंड चाहिए तो पहाड़ में जाओ, ऐसे करके बहुत अपमानित करते थे। तो वहाँ से एक स्कूलिंग जीवन में ही एक बात मन में आ गई कि आखिर हम लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा इतना विरोध क्यों। और उस विरोध को हवा देती थी भाजपा, उस विरोध को हवा देती थी कांग्रेस। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड राज्य अलग बने, और उसके पीछे कारण था। दोनों, खैर भाजपा का तो उस समय पे कोई अस्तित्व नहीं था ज़्यादा, पर कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो ये चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश का अंग बने रहो, और बड़े राज्य से जो है सांसद बन के जाएंगे तो हम कभी भारत के सल्तनत पे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो चाहे पंत जी रहे हों, चाहे एनडी तिवारी जी रहे हों, सबका एक ही लक्ष्य था, बोगना जी का भी, कि हम भारत के प्रधानमंत्री तभी बन सकते हैं जब हम बड़े राज्य के नागरिक बने रहेंगे। इसलिए वो उत्तराखंड राज्य का बहुत विरोध करते थे। उत्तराखंड क्रांति दल के वो तमाम नेता, चाहे वो काशी सिंह गिरी रहे हों, दिवाकर भट्ट रहे हों, इंद्रमणि बडोनी रहे हों, त्रिपाठी जी रहे हों, सबका एक ही लक्ष्य था, हम संकल्पित हैं इस राज्य को बनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, हमारी बोली भाषा हमारा नहीं मिल पाता उत्तर प्रदेश से, और हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो जब अलग राज्य बनेगा तभी उत्तराखंड का विकास संभव है, नहीं तो पर्वतीय क्षेत्र जो है विकास से अछूते थे। उस समय पे कहा जाता था कि हरिद्वार और देहरादून से ऊपर जो है विकास नहीं चल रहा है। इस चीज़ को लेकर उत्तराखंड आंदोलन तेज हुआ। 80 के दशक में जनता ने बहुत विरोध किया, पार्टियों ने विरोध किया, यहाँ तक कि एनडी तिवारी जी का ये कहना कि मेरी लाश में बनेगा, मेरे जीते जी मैं उत्तराखंड नहीं बनने दूंगा। वो तो 94 के आंदोलन का। हाँ, मगर मैं बात बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सिर धड़ से अलग कभी हो नहीं सकता। ये चंद अलगाववादी लोग हैं, ये जो राज्य की बात कर रहे हैं, ये मंसूबे हम उनके पूरे नहीं होने देंगे। इतने विरोध के बाद उत्तराखंड क्रांति दल का एक इतिहास है कि लगातार जनमानस को एक मत करते रहे, सबको समझाते रहे। जो समाज हमारा विरोध करता था हम उनको भी समझाते थे कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य बनेगा आप विकास से जुड़ेंगे। और आज आप देख लीजिए रुड़की, हरिद्वार, उधम सिंह नगर को आज अग्रिम विकास में है। वो जिन गाँव की ज़मीन 2 रुपये की कीमत नहीं होती थी वो ज़मीन 2-2 करोड़ की हो गई। जिन गांव में कभी लाइट नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी, आज उन 24 घंटे लाइटें हैं, चकचका चमकती हुई सड़कें हैं। कहने का मतलब है ये उत्तराखंड क्रांति दल था जो अपने संकल्प में लड़ा, अपमान झेला, 42 से ज़्यादा शहादतें हुई। और इस राज्य आंदोलन की खूबसूरती कि हमने गांधीवादी विचारधारा के तहत आंदोलन किया, हमारे मरे सत्ताओं ने षड्यंत्र किया, हमने उसका लोकतांत्रिक जवाब दिया, हिंसक इस आंदोलन को नहीं होने दिया। जबकि पंत जी जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल हैं वहाँ के तमाम नेताओं के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने हिंसा करी है आंदोलनों में, तब जाकर अपनी बात को मनवाने की बात करी है, वो चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य कोई प्रदेश हो। मगर एकमात्र उत्तराखंड राज्य है जहाँ के नेताओं ने आंदोलन को भटकने नहीं दिया। और उसकी खूबसूरती देखिए कि इस राज्य के जो विरोधी थे वो इस राज्य के पक्षधर हुए। तो सलीम ने भी शहादत दी, सुखविंदर ने भी शहादत दी, वालिया ने भी शहादत दी। आज भी हमारा एक भाई ओबराय जिंदा लाश बनकर देहरादून में उत्तराखंड राज्य के अपनी आंखों से देख रहा है कि जिन सपनों के लिए उसने अपना शरीर बर्बाद किया वो उसके सपनों का उत्तराखंड आज भी नहीं बना। ऐसे ही रुड़की में आप जाके प्रकाश कांति जी को देखिएगा, वो अपना स्कूल चला रहे हैं, आधा शरीर उनका बेकार हो चुका है वो पुलिस की गोली से, मगर उसके बावजूद भी उनका भी ये सपना है कि जिन बुनियादी चीज़ों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर काम नहीं हो रहा है। बड़े व्यथित हैं राज्य आंदोलन का। प्रकाश माने जिनके रीढ़ की हड्डी में पुलिस की लाठी पड़ी हाँ, ना गोली लगी थी उसके हार्ट पे, तो बैग उसका ख़त्म हो गया सारा। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब है आज भी जिन बुनियादी चीज़ों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर काम नहीं हो पा रहा है। और आज भी आप देख लीजिए इन 25 वर्षों में कौन पार्टी है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह बुनियादी सवालों पर लगातार संघर्ष कर रही है। हम अपमानित हो रहे हैं, हमारे को जलील किया जा रहा है,
प्रायोजित करके राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा, उसके बावजूद भी उत्तराखंड क्रांति दल अपने मुद्दे नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो राजधानी का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो, चाहे गांव को विकास से जोड़ने का मामला हो, चाहे नौजवानों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का मामला हो, चाहे उत्तराखंड की बढ़ती जनसंख्या के विरोध में मूल निवासी के अधिकारों को संपन्न कराने का मामला हो, हम हर उस बुनियादी चीज़ों में जनता को जगा रहे हैं। जनता जाग रही है और उसका परिणाम देख लीजिएगा। जो कभी हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि उत्तराखंड क्रांति दल ऐसी चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते ख़त्म हो जाएगा, आज नौजवान उत्तराखंड का इस बात को समझ चुका है कि यदि बेरोजगारों का कंधा बनना है तो यूकेडी बनती है, अगर किसी उपनलकर्मी के साथ अन्याय होता है तो यूकेडी लड़ती है, सड़कों पर संपदा लुटती है तो यूकेडी लड़ती है, अंकिता को न्याय दिलाने की बात आती है तो यूकेडी है, हर बुनियादी चीज़ों में यूकेडी है। तो नौजवानों को ये बात अब समझ में आई है और आजकल उत्तराखंड के अंदर नौजवानों की एक आंधी सी चल रही है और उसका नेतृत्व तो हमारा नौजवान अध्यक्ष आशीष नेगी कर रहा है। आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, संतोष भंडारी, ये कुछ नए चेहरे ऐसे निकल कर आए हैं जो आज उत्तराखंडियत के लिए जनता को लामबंद कर रहे हैं। और सुखद पहलू यह है कि जनता भी समझ रही है कि ये धरती पुत्रों की पार्टी है, राज्य आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, यही उत्तराखंड के हितों की बात कर रही है, क्यों ना इसे मजबूत करें। और मैं देख रहा हूँ 94 का वो दौर, मैंने 80 का दौर भी देखा विरोध का, मैंने 90 का दौर भी देखा, लोग हमारे पीछे खड़े हुए, और अब मैंने 25 साल उत्तराखंड में उत्तराखंडियत के खिलाफ काम करते हुए भी जनता को देखा, और अब मैं फिर पुनः देख रहा हूँ राज्य आंदोलन की तरह पूरा समाज एक मत होकर उत्तराखंड क्रांति दल के बुनियादी मुद्दों पर यूकेडी को मजबूत कर रहा है। 27 हमारा है और हम फिर वादा करते हैं, हम जीतेंगे, सौहार्द बनाएंगे, गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाले मूल निवासी के अधिकारों को संपन्न करेंगे, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बनिया समाज का हो, चाहे पहाड़ी हो, हर वर्ग को एहसास कराएंगे कि आपके अधिकारों के लिए ये पार्टी सत्ता में आई है। आपके बच्चों के अधिकारों को, आपके घरों को, आपके परिवार को, आपके राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाएंगे आपके सहयोग से, और वो परिकल्पना पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। 27 में आप उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार देखेंगे। चलिए, राजनीतिक विषयों पर थोड़ा रुक कर बात करते हैं जी। पहले हम फिर वहीं पर आते हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। आपने कहा कि आपकी प्राथमिक शिक्षा रुड़की में हुई जी। तदुपरांत आप जो है छात्र संघ में भी रहे जी। तो एक तो आप अपने छात्र संघ के जीवन के बारे में थोड़ा सा, और आपने पहाड़ को नज़दीक से कब देखा, ये एक बड़ा सवाल है। बचपन से ही पहाड़ में रहे। नहीं, आपने कहा प्राथमिक शिक्षा आपकी रुड़की देखिए, में हुई। रुड़की तो जैसा होता है ना कि रुड़की तो मेरे टेम्परेरी घर था जी। घर तो मेरा यमकेश्वर है जी। आना जाना रहता था। पहाड़ की परिस्थिति हमने देखी है, हमारी माँ किस तरीके से गायें भैंस लकड़ी खेती करके हमको पालती थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। और वो दुख भी हमने देखा है कि अगर पहाड़ में मुझे किस तरीके का दुख, मैं वही जानना चाहता हूं। मैं कह सकता हूँ कि पहाड़ का जीवन कितना कठिन है, ये आपसे जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पहाड़ में माताएं अपना पूरा जीवन खपा देती हैं अपने परिवार को बनाने के लिए। जी तोड़ मेहनत करने के बाद 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाती है। ये उस पहाड़ की वीरांगनाओं का मैं हाल देखता हूँ, तभी मेरे अंदर उत्तराखंडियत जागी है कि आखिर कब तक। मेरी माँ भी संघर्ष करती रही, मेरी दादी भी संघर्ष करती रही, मेरी बहनें भी संघर्ष कर रही है, मेरे गांव का प्रत्येक नागरिक संघर्ष ही कर रहा है, वोट देकर आ रहा है, मगर उसके विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा। उस माँ के दुख को कोई दूर करने की बात नहीं कर रहा। पिता बाहर, बेटा बाहर, बहू उदास, माँ उदास, ये आखिर क्यों? क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे बच्चों को हमारे ही घर के नज़दीक नौकरी और स्वरोजगार नहीं मिल सकता? आखिर उत्तराखंड का ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि देश की सेवा में हम सिर कटवाएं, आंतरिक सुरक्षा में हम अब बलिदान दें, और जब हमारे विकास की बात आए तो हमारे गांव में शिक्षा का स्तर ना हो, हमारे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ना हो, हमारे गांव में सड़कें ना हो, हमारे गांव में जंगली जानवर हमें मार रहे हैं, वन कानून के तहत हमारे को उससे भी सुरक्षा ना मिले। आखिर ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? इन तमाम चीज़ों के जो अनसुलझे सवालों का जवाब एकमात्र था, अपनी पहचान के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ो। हम कूद गए आंदोलन में। मुझे खुद पता नहीं, पंत जी आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मैं आंदोलन करने के बाद मैं कोई नेतागिरी कर रहा हूँ। मुझे ये लगता था कि मेरा भाई, मेरे परिवार के लोग सड़कों पे हैं,
उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा झंडा उठा, हमने झंडा उठा दिया। उन्होंने कहा नारे लगाओ, हमने नारे लगा दिए। मुझे पता ही नहीं था। नेता की हल्की सी झलक जो मेरे मन मस्तिष्क में बैठाई थी, तो वो इंद्रमणि बडोनी ने बैठाई थी। 94 का वो दौर, जब माँ बहनों के साथ में रामपुर तिराहे में जो कत्लेआम हुआ और जो माँ बहनों के साथ जिस तरीके की दरिंदगी हुई, उससे मैं बहुत विचलित हो गया था। और एक बार इसी तरीके से मन में आ गया था कि आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। बडोनी जी थे, उन्होंने समझाया कि बेटे कितनों लोगों से लड़ोगे, सत्ताएं तो ये काम करेंगी। अगर तुम लोग हमारे बीच से निकल गए तो सोचिए तुम्हारी आर्थिकी खत्म हो जाएगी, परिवार मुसीबत में आ जाएगा। सत्ताओं से लड़ना नहीं है, सत्ताओं से लोकतांत्रिक सवाल करने हैं। कोई बात नहीं, सत्ता षड्यंत्र कर रही है, कोई यादव नहीं कर रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा है। किसी यादव को यदि थप्पड़ पड़ा तो मैं इस उत्तराखंड आंदोलन से अपने आप को पीछे कर दूंगा। क्या महान शक्ति थी, क्या महान ताकत थी इंद्रमणि बडोनी। उन्होंने हमारे अंदर के आक्रोश को कंट्रोल करके रखा। उनका ये कहना कि हमारे मरने के बाद तुम हमारे उत्तराखंड के भविष्य हो, नेता हो, मुझे आज लगता है, वो एक एक बात मुझे याद आती है। हमें पता ही नहीं था, मगर बडोनी जी की बात आज दिख रही है। आज हम इस उत्तराखंड के उन बुनियादी चीज़ों पे जिनके लिए बडोनी जी ने बलिदान दिया, 42 लोगों ने शहादत दी, ठीक उसी बुनियादी चीज़ों पर आज भी अगर हम कटिबद्ध हैं तो उसके पीछे बडोनी की सोच, एरी की सोच, दिवाकर की सोच और उन 42 शहादत देने वाले आंदोलनकारियों की सोच कि हम अपने राज्य के लिए समझौते नहीं करेंगे, राज्य लेंगे और इस राज्य को खुशहाल बनाएंगे। यही कारण है, शायद आपको पंत जी पता नहीं होगा, 9 नवंबर 2000 को जब इस राज्य की बुनियाद पड़ रही थी परेड ग्राउंड में, नित्यानंद स्वामी ने 12:35 पे शपथ ली, 12:44 पे मंच पे आग लगाने वाला ये शांति प्रसाद भट्ट है। मैंने कहा उसी टाइम नारे लगा दिए थे, ये कहकर कि ऐसे राज्य की हमने कल्पना नहीं करी जिस राज्य में 26 राज्य विरोधी संशोधन हो गए। हमने ऐसे राज्य की कल्पना नहीं करी कि गंगा जमुना बोर्ड बनाकर हमारे पानी का अधिकार छीन लिया। हमने ऐसे राज्य की कल्पना नहीं करी कि पहला मुख्यमंत्री उसको बना दिया गया जो पहाड़ विरोधी था। हमने ऐसे राज्य की कभी कल्पना नहीं करी कि जिसका राज्यपाल केवल एक चंद लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया हो। इसलिए हमने अपना वो लोकतांत्रिक अधिकार पहले दिन ही बता दिया था कि पहाड़ के लोगों के साथ धोखा हुआ है। पंत जी, आपको ये भी नहीं पता होगा, पहाड़ियों पे लाठियां बजी परेड ग्राउंड में और एक विशेष वर्ग को पाँव बिछाकर यहाँ पर उनका स्वागत हुआ। तो वो दर्द हमारी आंखों पे है और आज तक हम उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या इन 25 वर्षों में जो राज्य विरोधी थे, आप देख नहीं रहे हो, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में जा रहा है, मगर यूकेडी के नेता आज भी उसी झंडे के साथ में पवित्रता के साथ लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है देर होगी मगर अंधेर नहीं होगी, एक दिन जनता हमारे साथ होगी, ये मेरा विश्वास है। और आप देख लीजिए, अब यूकेडी आगे बढ़ रही है। आप जैसे पत्रकार उत्तराखंड की आवाज़ को प्रमुखता से दिखा रहे हो। पहाड़ का अंतिम व्यक्ति देख रहा है गांव में बैठकर कि कोई तो है जो पहाड़ के मुद्दे दिखा रहा है। कोई बड़े राष्ट्रीय चैनल तो नहीं दिखा रहे। राष्ट्रीय चैनल तो सुबह फ़ोन करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं और शाम को कहते हैं माफ़ करना, आपका जो है पैनल में हम नहीं बैठा सकते, बहुत दबाव है हम पे। तो ये जो दबाव है, इस दबाव को राजनीतिक जवाब देंगे यूकेडी वाले। आने वाला समय है, आप चिंता ना करें। भविष्य उत्तराखंड का बहुत सुनहरा है। यदि हम देश के लिए गर्दन कटा सकते हैं तो इस राज्य को बचाने के लिए उन बेईमानों को राजनीतिक औकात भी दिखा सकते हैं। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद भट्ट जी। मैंने आपसे आपके छात्र संघ वाले उसमें भी पूछा कि आप कब छात्र संघ में रहे, और क्योंकि छात्र संघ के बाद ही आप राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय रूप से आए। हाँ। तो किस वर्ष में आप छात्र संघ में कहाँ रहे? 86 तक। अच्छा। उसके बाद 86 से 93 तक टिहरी विश्वविद्यालय। हाँ, 80 से 82 तक कोटद्वार। ये मेरा उसमें रहा है छात्र। उसमें मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपको कि छात्र आंदोलनों में कोई भी प्रोग्राम होते थे, हम बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। आपके छात्र आंदोलनों में भागीदारी बहुत जबरदस्त। अब फिर उस पर आते हैं। मेरी और आपकी पहली मुलाकात शायद जेल में ही हुई थी। अगर आपको याद है तो। देखिए, जेल मेरा घर है तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। जेल मेरा घर है, मेरी और आपकी और आप मेरे घर के ऊपर
मेहमान बनकर आए थे तो मेरे लिए खुशी की बात। तो मेरी और आपकी पहली मुलाकात जेल में ही हुई थी। जी सर। तो आप अपनी जेल यात्राओं को अगर शुरुआती दौर से कि पहले आप कब जेल गए और सबसे आखिर में अभी जो प्रकरण हुआ है भाजपा की मौजूदा सरकार में, इस समय आप कब जमानत पर छूटे हैं, इन तमाम प्रकरणों को आप अगर थोड़ा हमारे दर्शक, क्योंकि ये एक नया विषय होगा। देखिए, ये इस सवाल पर मैं एक बात बोलूं, ये थोड़ा सा हल्कापन हो जाएगा कि मैंने इतना किया। नहीं, आप थोड़ा सा मेरा जुलूस युवा और छात्र आपके देखिए संघर्ष को जानना चाहते। मेरा जुलूस निकालने में किसी सरकार ने कोई कमी नहीं करी, वो चाहे कांग्रेस रही हो जी, चाहे भाजपा की रही हो जी, चाहे मुलायम का शासन रहा हो जी, हमारा जुलूस सबने निकाला। बिल्कुल। मगर एक सौभाग्य है, जब जब हमारे पे यातना हुई तब तब हम और निखर कर आए। बिल्कुल। बस एक प्रकरण में आपको और बता दूं, आशीष नेगी, आशुतोष नेगी जिस प्रकरण में जेल गए उसका मैं भी एक भागीदार हूं। मगर पुलिस ने मुझे इसलिए नहीं अरेस्ट किया कि इसको पकड़ेंगे तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, इसलिए मुझे पुलिस ने साइड करके रखा। दुर्भाग्य देखिए कि न्याय दिलाने के लिए हम गए और न्याय दिलाने वालों को जेल डाल दिया, और जो पीड़ित थे, जिन्होंने पीड़ित किया, उनको सरकार माला पहना के स्वागत कर रही है। ये पहाड़ियों के साथ हो रहा है, जनता देख रही है। बिल्कुल। और पंत जी, ये तो आप भी देख रहे हो, पत्रकार हो आप। बिल्कुल। मैंने कहा ना, आपकी मेरी मुलाकात ही जेल में हुई है, पहली मुलाकात। तो शायद आपको ध्यान है। हाँ है, मुझे याद है। पत्रकार जेल में जा रहे, पहाड़ की आवाज बनने वाले जेल में जा रहे, चोर उचक्के टुच्चे लुच्चे सत्ताओं में जा रहे, जिनका कोई चरित्र नहीं वो महान और बन रहे पैसे दे दे के। जो खांटी के पहाड़ी हैं उनको यातनाएं मिल रही हैं। मगर मैं आपको फिर बता दूं कि शांति प्रसाद भट्ट का मनोबल क्यों। मैंने दिवाकर की जिद भी देखी है, काशी सिंगेरी जैसे विद्वान को सड़क पर संघर्ष करते हुए भी देखा है। मैंने इंद्रमणि बडोनी जैसे योद्धा को 3 बार के विधायक को विधायकी छोड़कर फकीरी कर में उत्तराखंड की आवाज़ बनते हुए देखा है। मेरे आदर्श ही हैं, इसलिए ना मुझे घबराहट होती है ना मैं विचलित होता हूँ। लोग विधायक बनने के लिए क्या क्या समझौते नहीं करते, और हमारा ये मानना है, वोट 1 पड़े 1 लाख पड़े, बुनियादी मुद्दों पे चीखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जनमत को संग्रह को एक करते रहेंगे। और मेरा विश्वास है आंधी बनकर हम एक दिन सत्ता में आएंगे, और जिस दिन आएंगे कोई नेता नहीं बोलता, मेरे हर उसमें होता है, जिस दिन हम सत्ता में आ गए तो हम सत्ता भोगने के लिए नहीं जाएंगे। जिन्होंने उत्तराखंडियत के लिए खतरा पैदा किया उनको राजनीतिक औकात नहीं दिखा दी तो काहे के फिर हम आंदोलनकारी। जिन्होंने उत्तराखंड की संपदाओं को लूटा है उनको शुद्धो वाला खाली सैन न ठूस दिया, काहे के हम नेता हैं। विधानसभा पवित्र ग्रंथ होता है, जीता जागता संविधान होता है। वहाँ पर हम वो सवाल खड़े करेंगे कि अमुक 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 व्यक्ति जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, ये अरबों के मालिक बन गए, इनकी संपत्तियों की जांच हो, इनके रिश्तेदारों की, बेटों की, सबकी संपत्ति की जांच हो, और अगले सत्र में ये इन लोगों पे कार्रवाई हो। मैं आपको सामने कह रहा हूँ, भुवन कापड़ी कांग्रेस का एक नया नेता खंडू उसको धामी को हरा के आया, जोश जोश में उसने पहला सवाल खड़ा किया, पूरी उत्तराखंड में भूचाल आ गया। आज उस भुवन कापड़ी को कांग्रेस बोलने नहीं दे रही, क्योंकि हरीश रावत फंस गए, गोविंद सिंह कुंजियाल फंस गए, यशपाल आर्य फंस गए, पंत जी फंस गए, भाजपा के भी फंस गए, सारे रिश्तेदार थे उनके वो बाहर हो गए। आज बेचारे भुवन कापड़ी को बोलने भी नहीं दे रहे। तो जिस दिन यूकेडी आ गई, यूकेडी का हर नेता छोड़ेगा नहीं। लाखों करोड़ के कर्ज को उत्तराखंड में रिवर्स कराकर राजकोष में पैसा जमा करा देंगे, उत्तराखंड को संपन्न करा देंगे। हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल को प्रायोजित बदनाम किया जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को तोड़ने के लिए अखबारों के माध्यम से गलत तरीके से प्रचार किया जाता है। उसके बावजूद भी अगर हम डटे हैं तो ये सोच लीजिए, स्वर्णिम समय आने वाला है। जनता हमारे साथ है, एक तरफा आंधी बनकर हम जीत के आएंगे। और आपको मैं बता दूं, मैदान से भी हमारी सीटें बेहतर निकल कर आ रही हैं, ये शुभ संकेत है।
चलिए, अच्छा है, शुभकामनाएं हमारी। लेकिन जेल वाले विषय को आप अच्छा ये तो बता सकते हैं कि आप पहली बार कब जेल गए, और जेल का कोई एक अच्छा अनुभव जो हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और तीसरा कि कुल आप कितनी बार जेल जा देखो, चुके मेरा आंदोलनों मैं 4-5 बार जा रखा हूँ जेल में, और मैं सिर्फ एक संस्करण आपको सुना देता हूँ हाँ, रुड़की का। कि एक बार मेरे साथ में ऐसी थाने में एक दरोगा ने मेरे साथ थोड़ा बदतमीजी कर दी थी, तो एक पहाड़ी सिपाही भी था, बोलना नहीं चाहिए उन चीज़ों हाँ, को, उसने दरोगा पे तान दी थी। अच्छा, हाँ, कि ये हमारा नेता है, ये हम्म, आंदोलन कर रहा है, अगर गाली देगा तो छोड़ने का नहीं, मैं तुझे नौकरी गई भाड़ में। तो ऐसा नहीं है, जनता और युवा ऐसे प्रकरणों को ही सुनना चाहते हैं। हाँ। मैंने इसलिए ही आपसे कहा। हाँ। और एक उदाहरण और बता दूं मैं आपको। एक बार मेरे साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि मेरा सामान पूरा बाहर फेंक दिया था पुलिस हाँ। ने, समझ गए? कुड़की वाली स्थिति थी। हाँ, सामान बाहर था, सड़क पे था मैं, हाँ, और दरोगा पे दबाव था, इसको अरेस्ट करके जेल भेजो। मैं 436 का अपराधी था, 436 में जमानत नहीं होती। और उस दरोगा, अगर वो दरोगा उठा के मुझे थाने में, कोर्ट में खड़ा कर देता तो मैं 3 महीने बाहर ना आता जी। मगर उस दरोगा का मैं आज भी एहसान मानता हूँ। अड़ गया, उसने कहा नहीं, ये नेता है, इसके साथ पॉलिटिकल गेम चल रहा है, ये अपराधी नहीं है। नेताओं पे लगते हैं आरोप, अब मगर इस समय पे मैं इसको अरेस्ट नहीं करूँगा। उसने मेरा बहुत मदद करी, मेरे आगे गिड़गिड़ाया, करा यार मान जाओ, आप नहीं समझ रहे हो, आप कहाँ शिकार हो गए। मैंने कोई बात नहीं यार, मर जाएंगे, दिक्कत कहाँ रही, करो नहीं। तो मेरा ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ ना कि खाकी में भी इंसान है। बिल्कुल। एक थलवाल लड़का जब कभी पुलिस के लिए गलत बोलता है, केशव थलवाल, तो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा यार सबको मत बोल, कुछ लोग हैं जो छवि खराब कर रहे हैं, सबको मत बोल, फिर उससे गलत होगा, मैसेज गलत जाएगा। इस खाकी में मैंने ऐसे ऐसे पुलिस वाले देखे हैं जो गरीब को पैसा बांटते हैं। मैंने हरिद्वार में देखा है, एक रिक्शे वाले का पंचर हो गया, वो रोने लगा, पुलिस वाले ने उसको खट 500 रुपये। वो रोया इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो मैं कैसे कह दूं पुलिस खराब है? हाँ, नेता खराब हैं, सारे तो नहीं है, वकील खराब हैं, अच्छे और खराब हर वर्ग में है, सब जगह खराब हैं, मगर बहुतायत लोग बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमें शिकायत नहीं है, जो जुल्म करते हैं उनको जवाब देंगे राजनीतिक, बिल्कुल, मगर हम संतुष्ट हैं, परेशान नहीं हैं। जब हमने संघर्ष को स्वीकारा है और हमें मालूम है कि जब हम संघर्ष करेंगे तो षड्यंत्र हमारे साथ होंगे, तो फिर इसमें घबराहट क्या है? इसलिए मुझे कभी, मैं कहता नहीं हूँ, आप पता नहीं क्यों मुझसे बार बार इन चीज़ों को कहलवा रहे हो। इसको कहना हल्का मतलब हल्कापन नहीं, एक्चुअल क्या है कि जो युवा वर्ग है ना, आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो जेल में जो समय, क्यों आज 25 साल राज्य बने हो गए हैं, उससे 10 साल पहले से ही एक उग्र आंदोलन जिसे कहना चाहिए, सामूहिक आंदोलन शुरू हुआ। तो जो आज की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उसे आंदोलन का कुछ भी नहीं पता, और युवा जानना चाहते हैं कि आपने किन संघर्षों को देखा। तो इसलिए अगर युवाओं को देखना है तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, एक बार हमको जो है थाने में बंद कर रखा था। हाँ, बच्चों की छुट्टी होगी, घर में ताला लगा हुआ, चाबी जेब में, और मैं बंद। अब आप सोचिए, जी, मैंने छूटना नहीं था। हाँ, मैंने सिर्फ कान में कहा सीओ के, हाँ, मैंने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी पोजीशन है, कह रहा है भट्ट जी मेरी नौकरी खाओगे आप। मैंने कहा भाई साहब बच्चे सड़क पा जाएंगे, छुट्टी होगी, वरना कोई बात नहीं, आ जाना यार। वो दौर भी देखा, हाँ, यही ठीक है। अब सिपाही की हालत पतली, सीओ ने कहा छोड़ दो इसको, ये आएगा अभी थोड़ी देर में। और मजे की बात देखो, पुलिस वाले की मोटरसाइकिल में गया। हाँ, यही संघर्ष है ना, इस संघर्ष को जनता जानना मैं चाहती है। कैसे कह दूं पुलिस खराब है? बिल्कुल, इस संघर्ष को ही जनता जानना चाहती मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, इस बात को समझिए। है। पुलिस खराब नहीं है, पुलिस भी जानती है कि अगर इनको छोड़ देंगे तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस है, कई चीजें होती हैं, राजनीतिक मजबूरी, मगर पुलिस ये भी जानती है कि कौन सही कितना है, खराब है, कौन कितना सही है।
बिल्कुल। तो मैं ऐसा सहमत- नहीं है। मैं सहमत हूँ। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ। मेरे साथ जितनी यातनाएं हुई वो मेरा भाग था जीवन का, बिल्कुल। मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूरा जीवन ऐसी संघर्ष में निकाल दूँ पंजी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, टेंशन केवल एक बात की होती है कि जिनके लिए लड़े यार, गांव में गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं है उसके अधिकार देहरादून में बिक रहे, उसे पता ही नहीं है कि उसका नेता उसके भाग्य को देहरादून में बेच रहा है, उसे पता ही नहीं है कि एक वोट की कीमत क्या है। क्या है? उसको जातियों में बांटा जा रहा है, छोटे छोटे लालचों में बांटा जा रहा है। मगर हम घबरा नहीं रहे, गांव में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे जो नेता हैं ये चिट्टे कुर्ते में दागी हैं, ये चिट्टे कुर्ते में बेईमान हैं, इनकी बातों पे मत आइए, ये आपके विकास को लूट रहे हैं। जब हम कागज दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो धीरे धीरे वो 25 साल का इतिहास अब बदल रहा है। मुझे विश्वास है फकीरी में यूकेडी जीत के आएगी। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जेल का कोई ऐसा अविस्मरणीय पल, क्योंकि जेल में आपको कई तरीके के लोग मिले होंगे, फिर उसके बाद हम राजनीतिक चर्चाओं पर आएंगे कि जेल में आपने कुछ ऐसा अलग सा देखा हो, तो उसे मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जेल में तो राजनीतिक लोगों से ना ज़्यादा कोई व्यवहार खराब होता नहीं है। हाँ। बस एक संस्करण में बता दूं, मेरा एक बेचारा मेरी सेवा करता था, वो ये सोच के कि यार कभी तो, नेता बन जाए। हाँ, ना नेता बन जाए ना, में होता है ना कि हाँ। तो वो मेरे लिए खाना लेकर आना, मेरे कपड़े धो देना। तो जो जेल कंट्रोल करते हैं, एक हवलदार टाइप का, उसने मेरे को उसको कहा उसको लाओ, रोटी लेने वो आएगा। तो शांति प्रसाद भट्ट हाँ, रोटी लेने वो अपने लाइन आए। पे लगेगा रोटी के लिए। मैंने कहा उसे कह दे जब तुझे मुझे रोटी नहीं देनी, अब वही मेरे को टुकड़े खिलाएगा। मैं बोल दे, मैंने कहा मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा। वो चला गया, वो बेचारा जो लेके जाता था, कि वो नेताजी कह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा। भागता हुआ आया दो हवलदार, कह यार मैंने ऐसे कब कहा, तुम जेलर को शिकायत करोगे मेरी? मैंने कहा मैंने क्या कहा, तुम ही कह रहे रोटी नहीं देनी उसे, तो मैंने कहा भाई। तो तुरंत व्यवस्था होगी। उसने यार तुम लोग धमकी देते हो, अपने पद का इस्तेमाल करते हो, तुम नहीं समझते जेल का लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कहा मैं तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ रहा हूँ, इसमें लॉ एंड ऑर्डर क्या टूट रहा है तुम्हारा, बताओ। तो बस ये एक ऐसे छोटे छोटे चलती रहती तो है। वही। और पैसे की कीमत, जी। आज़ादी की कीमत, इंसानियत अगर किसी बच्चे के अंदर डालनी है, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का डर, तो मेरा ये अनुभव है प्रत्येक बच्चे को एक बार जेल की हवा जरूर दिखानी चाहिए, ताकि उसे महसूस हो कि आज़ादी कितनी सुंदर होती है। आज़ादी की कीमत क्या है? हाँ, क्योंकि आप कितने ही दिन भर तो आप मस्त रहते हो, वहाँ तो और बढ़िया है, 500 400 24 घंटे साथ में रहते हैं, भाषणबाजी चलती है, भले शिकायत होती रहती है जेलर के पास कि नेतागिरी कर रहा, पर शाम के टाइम पर बच्चों के बगैर, परिवार के बिना, वो बहुत कड़वा अनुभव है। जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, क्योंकि आप यूकेडी पे ही आ रहे हैं, तो मैं यूकेडी से ही शुरू करता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 79 हाँ। के दशक हाँ, में, 24 जुलाई 80 के दशक में लगभग 24-25 जुलाई, भाजपा हमसे एक साल तो बाद की। डीडी पंजी हाँ। ने उसका गठन किया। बिल्कुल। मेरे अच्छे संबंध रहे उनसे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे वो, और हल्द्वानी में ही उन्होंने अपना आवास बनाया। बिल्कुल। और उसके उपरांत एक लंबे संघर्ष तक हमने विधायक दिए उत्तर प्रदेश में। विपिंदा विधायक रहे, काशीदा विधायक रहे, काशी सिंह ऐरी लोकसभा भी लड़े। और काशी सिंह ऐरी ने अच्छी टक्कर दी, जीते हुए थे लोकसभा चुनाव। हाँ, टक्कर नहीं, जीते हुए। बडोनी जी और कैरी जी जीते हुए थे, वो षड्यंत्र से हराए हुए। उस राजनीतिक, उसके बाद फिर उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ, जिसे कि शायद आप भी मानेंगे कि वो छात्रों के आरक्षण के मुद्दे से उठा था, जिसमें कि ये जनता की समझ में ये आया कि भाई हमारी हर समस्या का, जो गांव में घास काटने वाली महिला थी, उसकी समझ में आया कि भाई हर समस्या का समाधान अलग राज्य, मजदूर की समझ में आया कि हर समस्या का समाधान एक अलग राज्य। ठीक, तो वो आरक्षण, नव आरक्षण का आंदोलन, क्योंकि यहाँ आरक्षण का जातिगत परसेंटेज को देखते हुए जो आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था, वो राज्य के आंदोलन में परिवर्तित हुआ।
और एक लंबे संघर्ष के उपरांत वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य हमें मिला। आपने अभी हमें बताया कि आपने उस समय स्वामी जी का विरोध किया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं, थे, अच्छा, मगर यहाँ राज्य आंदोलन में बहुत गंदा चेहरा था उनका। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उसके बाद आप ही के शब्दों में कहा जाए तो जनता की चुनी हुई सरकार का जो पहला मुख्यमंत्री बना, उसका भी ये बयान था कि उत्तराखंड का गठन मेरी लाश पर होगा। ठीक, इसका जिक्र भी आपने किया। बिल्कुल। हालांकि पंडित तिवारी जी का उत्तराखंड के विकास में और मौजूदा जो स्वरूप उत्तराखंड का उसे बनाने में एक बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल, लेकिन सत्यों को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसी तरीके से एक कटु सत्य ये भी है जी कि जब उत्तराखंड में जनता की चुनी हुई सरकारें बनी और जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को भागीदारी सत्ता में देनी चाहिए, आपके प्रत्याशी जीते, तो आप जीतने के बाद तुरंत सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। आपने जनता के लिए लड़ने की जगह, जन आंदोलन की जगह, अपने विधायकों का इस्तेमाल जनता को जागृत करने की जगह सत्ता की मलाई को स्वीकार करना ज़्यादा अच्छा समझा। एक मैं यहाँ पे दो नाम लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे। बिल्कुल। ये मेरे पॉडकास्ट में भी एक युवा छात्र ने, मतलब आंदोलन के समय के छात्र ने जिक्र किया था कि वो काशी सिंह ऐरी, जिन्हें हम ये मानते थे कि ये उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष के नाते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और कभी ना कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, बदलाव आएगा, वो हिल्ट्रॉन के अध्यक्ष बनकर एक कोने में चले गए। ठीक इसी तरीके से फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट, जो बहुत बड़ा नाम था उत्तराखंड आंदोलन का, उन्होंने मंत्री पद के लिए अपने चरित्र में कई प्रकार के बदलाव किए, इसे आप मानेंगे, जैसे राजनीतिक बदलाव किए। ठीक, तो इस समय ऐसा कौन सा कारण है कि जनता आप पर फिर भरोसा करे कि आप अगर विधानसभा जीतकर पहुंचते हैं, आप माने यूकेडी के कुछ लोग, तो आप फिर सत्ता पक्ष में शामिल नहीं होंगे और वही बंदरबांट फिर शुरू नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बंची, मजा आ गया, मगर माफ करना मुझे। हाँ बिल्कुल, जो बोलूंगा मैं सुनना चाहूँगा, उससे ईमानदारी से सुनना। पहले तो मैं आपको बता दूं, जी, उत्तराखंड आंदोलन 79 से चल रहा था जी, उत्तराखंड की मांग 60 के दशक। सुनिए, मंडल कमंडल में एक छात्र नेता राजीव गोस्वामी ने दिल्ली में आत्मदाह किया था 27% आरक्षण के विरोध में। बिल्कुल, उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत के छात्र जो है आंदोलित हुए। बिल्कुल, और राज्य की आंदोलन यूकेडी कर रही थी, तो छात्र उससे जुड़े। उस मंडल आयोग के बाद सुनिए, फिर मैं ये बात, मंडल आयोग के बाद फिर दूसरा आंदोलन हुआ जब यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू हुआ। सुनिए मेरी बात। तो 27% आरक्षण में जो छात्र सड़कों पे उतरे, तो छात्रों को लीड यूकेडी ने किया। तो ऐसा नहीं है कि छात्रों ने उत्तराखंड आंदोलन में, यूकेडी ने छात्रों के आंदोलन को हवा दी। ठीक, और फिर वो आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन में कन्वर्ट हुआ। राज्य आंदोलन की बात तो मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक, चलिए। अब आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल के 4 आदमी जीत कर आए और सत्ता में चले गए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप भी ट्रैप हो गए भाजपा कांग्रेस के उसमें। आप तो पत्रकार हो। नहीं, मैं ट्रैप नहीं हुआ, मैं जनता का, मैं जनता की ही बात कर रहा हूँ। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, जी, पहली चुनी हुई सरकार में हमारे 4 विधायक विपक्ष में थे। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, परिसीमन आयोग की बैंड पौड़ी में हमने बजाई। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में एरी जी जैसे व्यक्ति ने, पुष्पेश त्रिपाठी जी के पिताजी जो विपिन त्रिपाठी जी ने, जंथवाल जी ने झड़ियाँ लगा रखी हैं विधानसभा में कि ये कैसा राज्य हमको दे दिया। उस समय पर अखबार क्या छापते थे? उक्रान आंदोलनकारी पार्टी, आंदोलन तक सीमित, नवोदित राज्य की पहली सरकार, और उसी के विरोध में उतरे सड़कों पर। ये सिर्फ आंदोलन तक रहे सीमित। कब बनेगी उक्रांत राजनीतिक पार्टी? आखिर अपने ही नवोदित राज्य में ये विरोध के स्वर क्यों? ये प्रायोजित बदनाम किया गया यूकेडी को। चलिए,
2007 तक खुद हमको लगने लगा कि यार जिस जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, ये जनता को झूठ परोसा जा रहा है और जनता उस झूठ को मान रही है। क्या पहली सरकार में काशी सिंगारी हिल्ट्रॉन के अध्यक्ष नहीं रहे? नहीं थे। मैंने वही तो कहा कि आप भी ट्रैप में आ गए। फिर मैंने कहा ना, वो मुझे एक शेर याद आता है, चोर लुच्चे टुच्चों की करो कदर, न जाने कौन कब कहां किसको बदनाम कर जाएगा। ये हमें बदनाम कर रहे थे। अब आ जाइए दूसरे पक्ष में, हमने क्या 5 साल गलत किया? बुनियादी सवालों में सड़क पर संघर्ष किया तो नहीं किया ना। क्यों बदनाम किया गया यूकेडी को कि ये तो आंदोलन तन सीमित है, इसको तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। अरे भाई किस बात पे सहयोग करें? गंगा जमुना बोर्ड बनाकर तुमने जो है हमारे अधिकार पानी के छीन लिए। पनबिजली परियोजना है उत्तर प्रदेश के पास, 18 नहरें हैं उत्तर प्रदेश के पास, आज भी हमारे जो है अपनी बोली भाषा नहीं है। किस बात के राज्य की खुशियां मनाएं? क्या हम विचलित हुए? नहीं। 2007 में जिस पार्टी को इस राज्य में 40 विधायक मिलने चाहिए थे, 4 से 3 हो गए। तो क्या उत्तराखंड में मध्यवर्ती चुनाव आप चाहते? हम राजनीतिक पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालय में आए, उन्होंने कहा कि हमारे आपका समर्थन चाहिए। राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती हम समर्थन नहीं दे रहे। राजनीतिक पार्टी ने कहा कि हम बुनियादी सवालों में आपसे बात करेंगे। हमारे 9 बिंदु हैं। घुटनों में आगे भाजपा वाले 9 बिंदु एक झटके में मान लिए। कौन कौन 9 बिंदु थे? कुछ वही राजधानी का मामला है, परिसंपत्तियों का मामला है, कई बुनियादी चीज़ें हैं 9 जिन पर हमारी सहमति बनी कि भाजपा ने कहा हम सारी चीज़ों का समाधान करेंगे, आपका एक एक बिंदु पर हम काम करेंगे, आपकी सरकार में आप हमें समर्थन दो। हमने कहा ये बात तो हो गई, मगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खंडूड़ी बनेंगे। ये सैनिक पृष्ठभूमि का राज्य है, यहाँ पर जनरल का होना जरूरी है, मुख्यमंत्री आप ही का है। 18 दिन लगे भाजपा को सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री खंडूड़ी को सहमत नहीं हो रहे थे। भगत सिंह कोश्यारी तय थे मुख्यमंत्री। स्पेसिफिक होटल में उस समय का रिकॉर्ड निकाल के देखना कैसे जूते चप्पल चले थे भाजपा में। अब उन्होंने हमारे खंडूड़ी जी की बात भी मान ली। अब बताओ हम क्या करें? हम क्या कहते हैं? ठीक। जब उन्होंने हमारी सारी शर्तें मान ली, हमने समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया तो अब आप बताइए, अगर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए यदि उन्होंने कहा है कि हमारे आपकी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, आपका एक मंत्री हमको चाहिए, खंडूड़ी जी की वर्डिंग थी। आज बोल रहा हूं मैं आपके सामने कि यदि दिवाकर भट्ट जी कैबिनेट में नहीं होंगे तो पहाड़ विरोधी यदि कोई फैसले होंगे तो मैं उसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। दिवाकर भट्ट रहेंगे तो पहाड़ विरोधी फैसले नहीं हो पाएंगे कैबिनेट में, इसलिए दिवाकर भट्ट को पार्टी में इस समय हमारे साथ आना चाहिए। दिवाकर ने मना कर दिया था कि मुझे मंत्री नहीं बनना। मंत्री बन गए, चलो बन गए। हमारे बुनियादी चीज़ों पे काम नहीं हुआ। आप पत्रकार हो, आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए ना। हम साल भर में बाहर आ गए। उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन समाप्त हो चुका था भाजपा से। दिवाकर भट्ट जी, लेकिन मंत्री जी का जारी था। अब क्योंकि हमारी देखिए, क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मान्यता का सवाल था, मंत्री नहीं आए, बाहर नहीं आए, तो हम स्वीकार रहे ना। हमारा मंत्री जो है खंडूड़ी प्रेम में चला गया, हम स्वीकार रहे। अब हमारे काशी सिंह एरी को अगर हिल्ट्रॉन का अध्यक्ष बनाया है तो उसमें क्या दिक्कत थी भाई? छोड़ दिया उन्होंने, फिर हम बाहर आ गए। ये कोई नहीं बोलता कि यूकेडी ने जो है बुनियादी सवालों पर जब काम नहीं हुआ तो सत्ता से बाहर आ गई, ये कोई नहीं बोल रहा। पर मंत्री के नाम से हमको बार बार बदनाम किया गया। अब दिवाकर भट्ट जी पे आ जाइए। दिवाकर भट्ट जी वहाँ थे तो अमीनों को नियमित करने का काम, पटवारियों को दरोगा का अधिकार देने का काम, भू कानून को 250 गज करने का काम, सस्ता अनाज दिलाने का काम किसने किया? अब सरकार भाजपा की थी तो अटल का तो ठप्पा लगना था, मगर मंत्री तो राजस्व था। मंत्री ने गरीब गुरबों के लिए जो योजना चलाई वो राष्ट्रीय योजना बनी। 1 रुपये में
राशन देने की। मेरा कहने का मतलब है बदनाम कर लो। लेकिन ये बातें जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाई? भाई एक बार बताओ, आप मुझे यहाँ ना बैठाते, मुझसे सवाल ना करते तो पहुँचता जनता पे? बिल्कुल। आपने पहाड़ के दर्द को मुझे दिखाया और मेरा वो अनुभव नहीं होता तो अगर किसी नौसिखिए से पूछते तो वो क्या बोलता? बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट तप के बनावा, एक एक चीज जानता हूँ, एक एक चीज बोलता हूँ, बेबाकी से बोलता हूँ। हमें बदनाम कितना ही कर लो। दिवाकर भट्ट जी को हमने खोया, नो डाउट, मगर आपको मैं और बता दूं उत्तराखंड क्रांति दल की तासीर में, दिवाकर भट्ट जी को पार्टी से बाहर किया, वो भाजपा से लड़े, हारे। ये यूकेडी है जिसने कहा कि दिवाकर के आंदोलन और दिवाकर की ताकत को, उसके संघर्ष को हम मरने नहीं देंगे। उसने गलती की होगी, क्षमा, आओ दिवाकर को दोबारा पार्टी में लाए। ये गलत किया क्या? काशी सिंह एरी जैसा व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री का ऑफर, जिसको मंत्री का ऑफर, जिसको राज्यसभा भेजने का ऑफर, और वो व्यक्ति आज भी पहाड़ और पहाड़ियत पर लगा पड़ा है, पढ़ा लिखा। चाहते तो पहली चोट के पीसीएस आईएएस अफसर थे, छात्र राजनीति से सहमत हूं। चाहते जिसने पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज दिया कि नौजवान उभरता हुआ विधायक आया और 72 से ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। कितनी आग उसके सीने में थी कि भारत की सल्तनत को नियम बनाना पड़ा कि 5 से ज़्यादा क्वेश्चन कोई विधायक नहीं उठाएगा। उस काशी सिंह एरी को, जिसने जिंदगी भर इस राज्य के लिए संघर्ष किया, असफलताएं झेली, उसके बावजूद भी वो झंडा उठाकर हमको जिंदा किए हुए है। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह मगर याद है। उसका अगर कोई मजाक बनाएगा, ये बर्दाश्त नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा मुख्यमंत्री काशी सिंह एरी होगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को। वो जीते ना जीते, अगर हमारी सरकार बनाने की स्थिति होगी तो काशी सिंह एरी को आगे करेंगे। वो इसलिए नहीं, अरे उसके त्याग को देखिए। उसने उस साइंटिस्ट डीडी पंत, वो चाहते तो डीडी पंत जी को क्या कमी थी, मगर उन्होंने एक विचार पैदा किया कि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ का विकास तभी होगा। मैंने विषम परिस्थितियों में लैंप में पढ़कर आज मैं साइंटिस्ट बनाऊं। पता नहीं कितनी प्रतिभाएं दमन हो गई होंगी जिनको वो सुविधाएं न मिल पाई हो। मैं पहाड़ के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता हूं। उस डीडी पंत ने इस राज्य के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया। हम उनकी औलादे हैं। हम क्या चोर उचक्कों को देख के प्रभावित होंगे कि ये सत्ता में लंबी गाड़ी में बैठे हैं और हम उनसे प्रभावित होंगे? मर जाएंगे इस कौम के लिए। हम लालची में नहीं फंसेंगे। हम काशी सिंह एरी के सपनों को सदन तक पहुंचाएंगे, डीडी पंत के सपनों को सदन तक पहुंचाएंगे, दिवाकर के सपनों को सदन तक पहुंचाएंगे। हम हल्के नहीं हैं। माफ़ करना, आपने जितने सवाल किए हैं आधे अधूरे थे और उसमें आपका होमवर्क कमज़ोर था। अगर बगल में आपके कमज़ोर नेता खड़ा होता तो आप इतने हमले अभी तक मेरे पे कर चुके होते कि मैं उठ के चल चुका होता। जैसे मोदी जी पानी पी के बंद करो कह के निकलते हैं ना, शांति प्रसाद भट्ट निकलने कैसे? क्योंकि जिया हूँ, हर चौक चौराहे पे मार खाई है, इसलिए इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि कोई फंसाएगा हम फंस जाएंगे। ठीक है, चलता है, आप पत्रकार हो, हमें उधेड़ो, मगर सीलना आता है हमको। काशी सिंह एरी हमारे नेता हैं और उनके सपनों का उत्तराखंड बन के दिखाएगा। सपने पूरे हो रहे हैं। एक और विधायक आपके मंत्री रहे, उनका आपने जिक्र नहीं किया। कौन? जो भी वर्तमान में भाजपा से जीते हुए हैं। कौन? चलिए, आप अगर नाम नहीं लेना चाहते तो नहीं, आप बोलिए ना। अगर आप भी नाम नहीं लेना चाहते तो फिर आप उन्हें, मैं समझता हूँ कि छोड़ चुके हैं, तो इसलिए उनका जिक्र करना। देखिए, आपके पॉडकास्ट में बैठकर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो आपका पॉडकास्ट है, मैं दूसरे के उसमें बैठूं तब आपकी बात क्यों करूं? तो जो गया गया। मतलब भाजपा कांग्रेस में बंदरों की तरह उछल कूद हो रही, उस पर कोई सवाल नहीं। वहाँ मंत्री घोटालों में फंस रहे, उन पर कोई सवाल नहीं।
हमारा एक भाई हमें छोड़ के चले गया, आपको दर्द हो रहा है। देखिए ये धीरे धीरे दर्द, सवालों पर आते हैं। ये दर्द ठीक नहीं लग रहा मुझे आपका। बस नहीं, अब सवाल से सवाल निकलता है ना। ये आपने दो नेताओं की चर्चा की, लेकिन आपने वो मेरे नेता हैं भाई, उनकी चर्चा करूंगा। जो हमारा है ही नहीं, मैं उसकी काहे को चर्चा करूं? मतलब आप क्या चाहते हो? नहीं, ठीक है, अगर आपने बस बात वहीं पे समाप्त हो जाती है जहाँ पे आपने समाप्त की मैं वहीं पे सहमत हूँ, मैं वहाँ पे आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल, मैंने ऐसा मत ही नहीं, जहाँ पे आपने बात समाप्त की मैं वहाँ पे आपसे सहमत हूँ। मैंने भी सिरे नाम नहीं लिया बस कि मैं भी नहीं चाहता कि इस मंच पे जहाँ यूकेडी की बात हो रही है हम किसी तीसरे व्यक्ति को प्रचार दें, कोई मतलब नहीं। ठीक। लेकिन मैंने चाहा कि आप अगर उनका जिक्र करना चाहें मैं जिसका नाम भूल गया वो आप मुझे नाम याद दिला रहे हो। ठीक। अच्छा, अब आते हैं उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जी। इन 25 वर्षों पर। जी, इन 25 वर्षों में अगर हम एक जिसे कहना चाहिए कि केंद्र द्वारा गठित सरकार को भी जोड़े तो 6 सरकारें और 11 मुख्यमंत्री हमने देखे। बिल्कुल ठीक। और जो उत्तराखंड राज्य का पहला बजट है जो तिवारी जी की सरकार में आया था, मुझे याद है 4000 करोड़ का था, और आज हम बजट 1 लाख करोड़ पार कर चुके हैं। जिस प्रदेश में पहले 19 विधायक थे आज वहां 70 हो चुके हैं। सहमत है ना आप? बिल्कुल। जिस प्रदेश में 1 कमिश्नरी होती थी, 2 कमिश्नरी होती थी और गिने चुने चुनिंदा आईएएस होते थे, उसमें आज आईएएस और पीसीएस की बड़ी फौज है। इस सब के बावजूद आप उत्तराखंड राज्य को कहां पर पाते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें कि आपके सारे विचार आ सकते। बहुत सही सवाल आपने किया। 9 नवंबर को जब हमको राज्य मिला तो 1700 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा भी मिला। बिल्कुल। हम एक ऐसा राज्य बने थे जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं था। बिल्कुल कह सकते हो उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना दिया था। बिल्कुल। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। अब आपने कहा इन 25 वर्षों में क्या मिला विकास के नाम पे? मुख्यमंत्रियों की फौज, अधिकारियों की फौज, बिना विजन के काम, ये हमको इन 25 सालों में मिला। विकास के नाम पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मैं गीत गाया करते थे, 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वर धारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष। इसे जरा लय में अगर आप गाएंगे तो बस हमारे दर्शकों को भी आनंद आएगा, प्लीज। 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वर धारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। कहने का मतलब है विकास के नाम पर आपने 84 लाख जनसंख्या कर दी, हरिद्वार जोड़ दिया। हमने कहा चलो वो भी हमारे हैं। 84 लाख वोटर, जनसंख्या तो जनसंख्या बन गई। जनसंख्या तो और ज्यादा है ना उस समय 9 नवंबर 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, हमने कहा ये भी हमारे हैं। आज विकास के नाम पे 1 करोड़ 35 लाख हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि पहाड़ी भूख के मरेंगे अगर उत्तराखंड बन गया, तो ये हमारी छाती पे आ कौन रहा? क्यों बसाए जा रहे? क्यों बसाए जा रहे? कौन बसा रहा हमारे नाले खालों में? ये विकास है? मतलब 64 लाख लोगों के बच्चों को रोजगार स्वरोजगार दे नहीं पा रहे हो। हमारी छाती पे तुमने बाहर से लाके 60-70 लाख और बैठा दिए। अब वो हमारी छाती पे ज़मीन बेच रहे, मर्डर कर रहे, बलात्कार कर रहे। ये 25 साल का विकास आपने देखा है? आप मानते हो कि जनसंख्या विस्फोट विकास के नाम पे हुआ है? जबकि हमारा व्यक्ति पलायन कर रहा है। वो तो देखिए क्या करोगे, जब खाने को नहीं मिलेगा तो दिल्ली बंबई तो भागेगा। पलायन विकास के लिए एक सतत प्रक्रिया है। डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, जर्नल बनो, फौज में जाओ, नौकरी करो, ये पलायन तो पॉजिटिव पलायन है। मगर घर में खाने को रोटी नहीं है, मैं पत्थर फोड़ने दिल्ली बंबई जाऊंगा, होटलों में जाऊंगा, ये पलायन घातक है। ये समाज पर तमाचा है उन सरकारों के मुंह पर जो अपने नागरिक को 2 जून की रोटी के लिए उत्तराखंड से पलायन करने के लिए बाध्य कर रही है। उस पलायन के हम विरोधी हैं। मानते हो? अब आ जाइए, केंद्र का बहुत है आभार, हमारे को जो है रेल परियोजना मिल गई, केंद्र का बहुत आभार, ऑल वेदर रोड मिल गई। आपको पता है जिस ऑल वेदर रोड पे 1 लाख लगना था वहां 1 करोड़ लग गया। कर्ज किसके ऊपर? पहाड़ियों पे।
पैसा कौन ले जा रहा? गुजराती। और ऑल वेदर रोड में मुझे आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं मिला भाजपा का, कोई पत्रकार नहीं मिला जो मुझे बता दे कौन से वेदर पे ये सड़क सही है। गर्मियों में जाम, बरसातों में 250-300 जगह टूट जाती है, अफरा तफरी का माहौल होता है। और जब से उत्तराखंड बना है मैंने पहली बार देखा यात्राएं बाधित हो रही है, पर्यटकों को कहा जा रहा मत आओ, तीर्थाटन में कहा जा, धार्मिक यात्रियों को कहा जा रहा मत आओ। ये विकास है? जिन मंदिरों में आज तक किसी की आस्था को रोकने का काम किसी सरकारों ने नहीं करा, इन्होंने हमें अब मंदिरों से जाने के लिए भी रोक दिया। 8-8 घंटे का जाम, कौन सा ऑल वेदर है? आपको लगता है उत्तराखंड में इन 25 सालों में पहाड़ के साथ न्याय हो रहा? विकास के नाम पर इन 25 सालों में 2 कौड़ी का नेता तो बन गया 200-300 करोड़ का मालिक, और जो यहाँ का मूल निवासी था, जिसकी हैसियत थी जमीन की 50 लाख 1 करोड़ की, वो बेचारा उसकी जमीन ने खरीद के उसे पागल कर दिया तुमने। उसे बेचारा बिना जमीन के हो गया। वो गुरुकुल नार्सन का आदमी बेचारा 10 बीघा 20 बीघा का मालिक, वो हेड होटल में और बेचारा फैक्ट्री में काम करने को मजबूर हो गया। पहाड़ों में ज़मीनें जिस तरीके से खरीद रहे हैं, पहाड़ में ज़मीनें पहाड़ियों से छीन ली, तो इसको आप विकास कह रहे हो? मैं तो मानता हूं कि विकास के नाम पे 1 लाख करोड़ का कर्जा हमको मिला, विकास के नाम पे बेटियां सुरक्षित नहीं रही। अंकिता हो, ममता बोगना हो, अंशु नौटियाल हो या किरण नेगी हो, इन्हीं दरिंदों और भेड़ियों ने हमारी बेटियों को नोचा है। पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं है, महिला प्रसव सड़कों पे कर रही है, प्राण छोड़ रही है। ये आप ही के सामने है। तो मुझे आप बताइए, नौकरियां हाकम सिंह बेच रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लग रहे हैं। ये विकास यदि आप उत्तराखंड में मान रहे हो तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो। और अगर ये वाकई उत्तराखंड के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, तो जिन्हें आप नेता बोल रहे हो, जिन्हें आप विकास के नाम पर सरकार बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बेईमानी की बात कर रहे हो। ये सब राजनीतिक टुच्चे, लुच्चे, चोर, लफंगे हैं। इनका कोई विज़न नहीं है, इसीलिए ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनका कोई विचार है। इन 25 वर्षों में उत्तराखंडियत के लिए बाहरी लोग इतने खतरे बन चुके हैं कि अब आपको मैं एक मर्म छू के बताऊंगा अपनी बात खत्म करने से पहले। सत्यापन चल रहा है आजकल पुलिस का। जी पंत जी, कहाँ से हो आप? मैं पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ के हो ना जी। अगर आप यहाँ किराए पे हो, 25,000 का जुर्माना, सत्यापन नहीं कराया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पंत जी, आप यहाँ के मूल हो, आपका सत्यापन होना चाहिए अपने राज्य में। आपको जलील किया जा रहा है, मकान मालिक को कहा जा रहा है बाहर निकाल इसको, क्या ये होना चाहिए? कोई पत्रकार नहीं बोलता, ना आप बोलते हो इन चीजों को। लेकिन पहाड़ियों के साथ ये अन्याय यहाँ होने लग गया। आपकी बात यहाँ पे मैं काटता हूँ कि जो 64,000 के 1 करोड़ 20 लाख हो गए, उनका चयन करने के लिए वो सत्यापन भी शायद जरूरी। अरे भाई साहब, मेरी बात तो पूरी होगा। मैं आप ही से पूछता हूँ, हाँ। अगर पुलिस इतनी मुस्तैद है, रवि बुडोला को गोली किसने मारी पता है आपको? भाजपा का पन्ना प्रमुख, किसने उसको भाजपा पोषित किया? अपराधी व्यक्ति था वो। आज ये जो अभी सिटी मॉल में जो है अभी मर्डर हुआ, विकास विक्रम शर्मा क्या था वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरने के बाद आधे घंटे में एसएसपी, वो तो दुर्दांत अपराधी था, 50 मर्डर के, क्या काय का एसएसपी है फिर? तो कैसे वो यहां पर खनन का काम कर रहा था? कैसे उसे वीआईपी पास मिल रहे थे? तुम बाहर वालों को भाजपा कांग्रेस का वोटर समझ के उनका सत्यापन ना करो, अपराधियों को यहां खनन का काम दो, अपराधी यहां पर लूट मचाएं, उनको परेशान ना करो। और मूल निवासी जो 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा बेचारा, जो कई होटलों में काम कर रहा, उसको 25,000 का चालान काट के जो है उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो। आप पत्रकार हो, बताइए आपने कितनी बात ये उठाई है? किसी अखबार में छपा हो कि पहाड़ी मूल का व्यक्ति, चाहे वो गुरुकुल नार्सन का हो, चाहे वो बद्रीनाथ का हो, यदि वो उत्तराखंड के अंदर कहीं किराए पर रह रहा है, उसका मानसिक उत्पीड़न पुलिस नहीं करेगी। सिर्फ उसके लिए इतना ही कह देना बहुत है कि वो उत्तराखंड का मूल है। लेकिन जलील कर रहे हो पहाड़ियों को। लेकिन मूल निवास की अवधारणा तो आप 2000 में ही खत्म कर चुके। हम नहीं करे खत्म, ये आप जैसे पत्रकारों के कारण हुआ है खत्म, कि आपने कभी इन चीजों को ढंग से नहीं जनता के बीच में रखा। आप जैसे पत्रकार यदि इन बुनियादी चीजों पर पब्लिक के बीच में
बात को माहौल बनाते तो उत्तराखंड क्रांति दल की बातों को सरकारें सुनती और 1950 में मूल निवास होता। मगर जिस नाम मजाक यूकेडी का बनाया और आज आप पूरे पहाड़ का मजाक ये सरकारें, ये सल्तनतें बना रही हैं। अभी SIR में क्या हो रहा है? आप कहाँ के हो? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के हो। 2003 में वोट कहाँ था आपका? हल्द्वानी में था ना जी। अब आपका वोट कहाँ होगा? देहरादून में। हाँ। आप यहाँ देखोगे आपका वोटर बन गया, बहुत बढ़िया है, बस आप खुश। जैसे ही चुनाव आएंगे, चुनाव के 1 महीने पहले आपका वोट यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि BLO किसके हैं? सरकारों के। बूथ लेवल एजेंट किसके? सरकारों के। अब एजेंट को पता है कि पंत ने तो वोट यूकेडी को देना है, उन्होंने निपटाए से। अब वोट कट गया, अब आप वोट देने गए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा तो वोट है नहीं। अब आप भागते हुए कहाँ जाओगे? DM के पास। DM कहा कि बैठो प्रिय, बैठो, आपका वोट, आपके साथ अन्याय हुआ, बताओ क्या था? अरे आपको तो हल्द्वानी में है वोट, बताइए। अब आप कहोगे मैंने हल्द्वानी में, देहरादून में। देखिए गलत बात, 2003 में आपका हल्द्वानी में था और अब अभी भी हल्द्वानी में है। आप ये नहीं कह सकते वोट काटा है। गए आप वोट देने से भी? ये SIR में हो रहा है। भाजपा के हैं तो ठीक, कांग्रेस के हैं तो साफ। कहां कहां षड्यंत्र नहीं हो रहा पहाड़ियों के साथ। लेकिन राजनीतिक रूप से, माफी चाहूंगा आपको काटने के, राजनीतिक रूप से जी वोटों की आवश्यकता आपको भी है। हाँ ठीक जी। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल ने या अन्य विपक्षी दलों ने इस प्रकरण को लेके सावधान नहीं होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। कितनी आप अपेक्षा कर, देखिए एक मिनट मेरी बात जी, सुनिए। जी, जी। आप अपेक्षा करते हैं, आपने पत्रकार पर सवाल उठाया। नहीं, एक मिनट अभी आपने उठाया। हाँ। आप अपेक्षा करते हैं और आपने पत्रकार पर सवाल उठाया। बिल्कुल। मुझ पर नहीं उठाया, पत्रकार पर उठाया। ठीक। तो मेरी पहली अपेक्षा है कि इस उत्तराखंड में जो अखबार निकलते हैं उनमें से आप कौन कौन सा अखबार खरीदते हैं? पहला सवाल मैं आप पे सवाल करता हूं कि आप कौन कौन सा, आप मुझे अखबारों का नाम बताएं। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो आप किस किस समाचार पत्र को खरीद कर पढ़ते हैं? देखिए भाई, लोकल चैनल के जो अखबार आते हैं वो PDF में आ जाता है मेरे पास। समाचार आप कौन सा खरीद कर पढ़ते हैं? अमर उजाला हिंदुस्तान। अमर उजाला हिंदुस्तान। देखिए, एक समाचार पत्र को जिंदा रखने के लिए उसको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना जरूरी है। अमर उजाला हिंदुस्तान। अमर उजाला और हिंदुस्तान किसका अखबार है? उसका मालिक कौन है? दोनों भाजपा के। मालिक कौन है? दोनों भाजपा के। दोनों का मालिक लाला उत्तर प्रदेश में, यूपी में बैठा है। तो आपने उत्तराखंड मूल के किस अखबार को अभी तक प्रमोट किया एज ए उत्तराखंड क्रांति दल? जितने भी चैनल हैं लोकल, जी, जितने भी चैनल हैं लोकल, सबको आर्थिक रूप से, हर तरफ से हम इस बात की मदद करते हैं कि यार ये लोग उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर चैनल, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन अखबारों को जिंदा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। चैनल या अखबार? अखबार। चैनल या अखबार दोनों। एक तो यूट्यूब चैनल, हाँ। यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल, इनका वैसे देखा जाए तो इनका कोई वजूद RNI में नहीं है। हाँ, वो बहुत सही कहा आपने। ठीक, बहुत सही कहा। इनका कोई वजूद RNI में नहीं है। ठीक है, हमारी लोकप्रियता है, लेकिन इनका वजूद नहीं है। राइट। इन चैनलों के पीछे, जैसे हमारे चैनल के पीछे, कहीं ना कहीं समाचार पत्र की ताकत छुपी है। बिल्कुल ठीक। और इस उत्तराखंड आंदोलन को, के राज्य आंदोलन को उठाने में, आगे बढ़ाने में, आपको फिर मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या अन्य बड़े चैनलों के अखबारों के अपेक्षा छोटे अखबार, पिघलता हिमालय, दून वैली, नैनीताल समाचार, हाँ, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है साहब। ठीक है ना, मानते हैं आप? उत्तर उजाला तीसरे दिन में आता था यहाँ। हाँ। और आपको पता है, प्रतियां आने से पहले लूट मचती थी। नहीं, आप इस बात को मानते हैं ना? क्यों नहीं? तो इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। राज्य बनने के बाद अखबारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन खरीद के पढ़ने वाले पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। जब आप मेरे लिखे को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो आपको यह हक कौन देता है कि आप मुझे आक्षेप करें? बहुत सही सवाल किया आपने, इसका जवाब सुनोगे? हाँ। देखिए, होता क्या है,
इस चीज को समझना चाहिए। जी पत्रकार हो, व्यक्तिगत नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं की बात पत्रकार कर के तौर पे ही कर रहा हूँ। आप सोचिए, हाँ। इस बात को समझना है। शायद आपके उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा जहां मैं ध्यान दिला रहा बिल्कुल, मैं इसीलिए हूं। जो उत्तराखंड की आवाज बनेगा जी उसका जुलूस निकाला जाएगा। उत्तराखंड का जो विरोधी होगा, अधिकारियों को पोषित करेगा, वो पत्रकार यहाँ 20-20 लाख की गाड़ियों में घूम रहे, कोठियां उनकी पौष इलाके में आ गई, ठीक माना, जिन्हें पत्रकार बोलना नहीं आता। मैंने माना। ठीक है, अब आ जाइए, मैं तत्वों की बात बता रहा हूं। मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूं जिस पर आपका ध्यान जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में राज्य आंदोलन के दौर में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को प्रमुखता से समर्थन करते थे, चाहे वो लाखीराम जोशी हो जी, मोहन सिंह गांववासी हो, जी, मनोहर कांत ध्यानी हो, जी, ये प्रकाश सुमन ध्यानी हो, ये वो लोग थे जो उत्तराखंड भाजपा के भी थे और उत्तराखंड आंदोलन में मुखर थे। इनकी राजनीतिक हैसियत जीरो कर दी भाजपा ने, जीरो। बिल्कुल मानता हूँ। और जो गालियां बकते थे पार्टियों को, वो यहां माननीय बना दिए भाजपा ने। जी सेम कांग्रेस का भी वही हाल है, समझ रहे हो? बिल्कुल। अब आ जाइए उत्तराखंड आंदोलन के अखबारों पर, जी दून वैली, जी उत्तर उजाला जी, या अन्य आप जैसे, जो पहाड़ दिखाएगा दामी की नजरों में आएगा। उसको कैसे कैसे खत्म किया जा रहा है। आज वो अखबार बेचारे रेंग रहे हैं, अपने एम्प्लॉइयों का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, और धामी जी 1000 करोड़ रुपए इस बात के लिए बांट रहे कि मेरी छवि धाकड़ बना दे, स्मार्ट बना दे, मेरी रोज फोटो लगा दे बस। क्या आपको यह दर्द नहीं आ रहा समझ में? नहीं, लेकिन उत्तराखंड में इन जो पहाड़ी पक्ष के समाचार पत्र हैं, अरे हमें सरकार, हमारी उनको सरकार सुरक्षित रखने अरे की साहब, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सरकार होती तो आप इस समय पे मर्सिडीज में होते। उत्तराखंड के लालो भाई, बाहर वाले को क्यों दिया जाए? मर्सिडीज की आवश्यकता अरे नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो? सोच बनाइए अपनी। आप हमारे उत्तराखंड के पत्रकार हो, मास कॉम करके हो, पढ़े लिखे हो। हमारा पत्रकार, हमारा गायक इतना तुच्छ स्थिति में नहीं रहना चाहिए। ये समाज का आईना दिखाते हो आप। आपके अगल बगल में एक औरा दिखना चाहिए लोगों को कि मास कॉम करने से ऐसा भी इंसान बनता है। हमारे कलाकार बेचारे 500-500 रुपए भी नहीं मिल पा रहे उनको, और वो मैथिली वर्ष के मैथिली आ रही है, ठुमके लगा रही है, और वहाँ 15-15 लाख बट रहे। आप बर्दाश्त कर सकते हो, यूकेडी नहीं। आपको शायद ये मजाक लग रही होगी। जिस दिन यूकेडी गवर्नमेंट होगी, आपका हुलिया बदल दिया जाएगा। ये अंबानी, अडानी 35-35 हजार करोड़ के माफ, बाहर वाले जितने भी यहाँ बड़े उद्योगपति हैं उनको पैसा माफ, हमारे को क्यों नहीं? हमारे पत्रकारों का आर्थिक स्थिति कौन सुधारेगा? पूरे पत्रकार को ऊपर से नीचे देखो, पता चल जाता है कि जो सच की कलम है उसको आर्थिक तंगी है, जो झूठ है, दलाल है, उसके तो पहनावे में और गाड़ी देख के पता चल जाता है। क्या आपको नहीं दिख रहा? ये पीड़ा मेरी है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी तारीफ, मैं आपसे, मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मास कॉम करके अपने पिता के गाड़ी कमाई करके एक व्यक्ति ने अपना सिस्टम चलाना शुरू करा। इसको पैसा कहाँ से आएगा? मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है। ये सरकारों का काम है कि आप अपना उद्योग चालू कीजिए, अपने चैनल को चलाइए, सरकार आपको मदद करेगी। आपका चैनल नहीं चल रहा, आपके ऊपर 2-4 करोड़ का कर्जा हो गया, माफ किया सरकार ने कर्जा। नहीं कर सकती सरकार, मगर पहाड़ियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। वो चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे उद्योगपति हो। तुम्हारे नाम के आगे रावत, भट्ट, थपलियाल, बड़थवाल, पंत लगा और तुम्हारी ऐसी तैसी शुरू। क्या आपको नहीं दिख रहा? सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड पर कब्जा करवा दिया गया है। तो यह दर्द यूकेडी का है कि हम यही ऐसे नहीं कहते कि जिस दिन सत्ता में आ गए छोड़ेंगे नहीं। हम सत्ता भोगने के लिए नहीं है, हम सत्ता में सुधार करने के लिए आए हैं, और जिन मूल के लिए राज्य मांगा है उन मूल को विकास से जोड़ना है। उसके मौलिक अधिकार बहाल करने हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार। उसमें आप भी हैं। हमें दर्द होता है कि हमारा पत्रकार अपने 4 एम्प्लॉइयों की तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा है। हमें दर्द होता है हमारा कलाकार, वो बेचारा जब बसों में धक्के खाता है तो हमको पीड़ा होती है।
हम उनको इतना ही कहते हैं, क्या करें, हमारे हाथ में मजबूरी है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, आपकी तकदीर और तस्वीर हम बदल देंगे। क्या प्रीतम बर्तवान को, क्या नरेंद्र सिंह नेगी जी को उत्तराखंड गवर्नमेंट नहीं दे सकती पैसा? एक कार्यक्रम का अगर इनको 10 करोड़ भी दे दिया जाए तो कम है। मगर नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने दम पर अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, तो ये हमारे लिए तमाचा नहीं है। कौन बोलेगा? वो यूकेडी बोलेगी। क्या उत्तराखंड के अंदर कलम का धनी गिरदा की तरह अभाव में मरना चाहता है? क्या उत्तराखंड के लिए सिरफिरा काशी सिंह हेरी क्या आर्थिक तंगी में ऐसे चला जाना चाहता है, जिसका विजन है उत्तराखंड में? कौन पहाड़ी पन पाया, मुझे बताइए। हेरी का आप मजाक बनाते हो, कलाकारों का आप मजाक बनाते हो, पत्रकारों का आप मजाक बनाते हो, पहाड़ी उद्योगपतियों को आप पनपने नहीं देते हो। ये राज्य बना किसके लिए है? गुंडे मवालियों के लिए। ये दर्द उत्तराखंड क्रांति दल का है, और मैं ठोक के कहता हूं, जिस दिन आएंगे तकदीर बदल देंगे, अपने कलाकारों की भी, अपने पत्रकारों की भी, अपने उद्योगपतियों की भी, और अपने यहाँ के प्रतिभावान बच्चों की भी रिवर्स पलायन कराएंगे। जिस दिन राजधानी गैरसैंण होगी, सारे ऑफिस ऊपर होंगे। जो पहाड़ से नफरत करेगा वो नौकरी छोड़ के जाएगा। जिस दिन राजधानी होगी, अरे -40 डिग्री में हम बॉर्डर में आईटीबीपी में नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, देश की सेवा करते हैं। उस पहाड़ी को विधानसभा में ठंड लग रही, विधायक दलीप बोलता है, और आप जैसे पत्रकार उस पर कोई सवाल नहीं करते। इनके पेट में दर्द हो जाता है, गैरसैंण में ठंड लगती है, कोई सवाल नहीं करता। सवाल यूकेडी से करते हो, जिसमें सत्ता नहीं है। हम आएंगे तो चाहे टेंट पे बैठे, शपथ ग्रहण भी वही होगा, सरकार भी वहीं से चलेगी। जिस आईएएस को नौकरी करनी होगी करेगा, नहीं तो जा यहां से अपना कैडर बदल, निकल। पहाड़ी आएगा वहां पर, हम पीसीएस से अपना व्यवस्था चलवा लेंगे, मगर राजधानी गैरसैंण में बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। ये राज्य पहाड़ियों का है। ये अय्यासी के लिए देहरादून में हम बैठने नहीं देंगे। बहुत सी बातें हैं, पर आप जिस तरीके से उत्तराखंड को घेर रहे हो, मैं घिरने वाला नहीं हूं। दर्द आप मेरा बोल रहे हो, मैं आपका दर्द बोल रहा हूं, समझ लो बस। पीड़ित मैं भी हूं तो आप भी हो। मजे बाहर वाले ले रहे, ये बात को समझ लीजिए। जब मैं बाहर वाले कहता हूं तो सब उत्तराखंड से बाहर के हैं। आप भले घुमा के इसमें गुरुकुल नार्सन और रुड़की घुमा दो, मगर मेरा कहना है गुरुकुल नार्सन से बाहर वाले मजे ले रहे हैं। गुरुकुल नार्सन का व्यक्ति भी परेशान है, तो बद्रीनाथ वाला भी परेशान है। अच्छा चलिए, अब अभी आपने पलायन का जिक्र किया, एक सवाल पलायन पर करते हैं जी। कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जी, पहले उत्तराखंड राज्य बनने से पहले की स्थिति है, बात करते हैं जी। कि उत्तराखंड राज्य बनने के पहले 90 के दशक तक पहाड़ का युवा, जिसमें मेरे पिता शामिल, आपके पिता शामिल, और भी कई बुजुर्ग लोग शामिल थे, वो पहाड़ से पढ़ाई करते थे और रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में जाते थे, बिल्कुल, जो कि एक आवश्यकता थी। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक। उत्तराखंड बनने, देखिए शिक्षा उनकी पहाड़ होती थी। उत्तराखंड बनने के बाद उस समय, फिर आता हूं उत्तराखंड पर, उस समय कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 विश्वविद्यालय थे, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय। 2 अन्य विश्वविद्यालय थे, जो पन्नगर विश्वविद्यालय और रुड़की विश्वविद्यालय, तो उनका एग्जाम अलग होता था, वो एक अलग परिपाटी से चलते थे जी। राज्य बनने के बाद आज हमारे प्रदेश में 42 यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक। सरकारी स्कूल वही हैं, बिल्डिंग अपनी जगह है, अध्यापकों की संख्या बड़ी है, ये वेतन आरोहण बताता है। लेकिन आज जो पहाड़ पर पलायन हो रहा है वो शिक्षा के लिए हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, और उस पलायन का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आता है, जिसमें उधम सिंह नगर भी है, नैनीताल जिले का तराई वाला क्षेत्र हल्द्वानी रामनगर भी है, देहरादून का तराई वाला क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, हरिद्वार जिला भी है। इस बात से आप सहमत होंगे? बिल्कुल। इन जिलों में आ रहा है। और इस पलायन को भी मैं, इस पलायन पर चर्चा आपसे नहीं करता क्योंकि आप सरकार नहीं है, फिर बात वहीं आ जाएगी। तो मैं आपसे चर्चा ये करना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में ये जो दौर है, जिसमें कि उधम सिंह नगर में पलायन से लोग आए हैं, पहाड़ के, नैनीताल जिले के तराई क्षेत्रों में आए हैं, तो जनसंख्या का एक, जिसे ये तो दूसरे तरीके से अभी सरकार और समाचार पत्र कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप 2000 से पहले की विधानसभाओं का
आकार देखें, उसमें वोट प्रतिशत देखें और वर्तमान में देखें, तो वास्तव में आज की तारीख में मुझे लगता है कि रुड़की नारसन की विधानसभा भी ऐसी हो गई है जिसमें पहाड़ी मूल का वोटर प्रमुखता रखता है, एक वजूद रखता है, और उसके वोट के बगैर चुनाव जीता जाना संभव नहीं है, ऐसा मुझे आंकड़ों से लगता है। तो इन स्थितियों में पहाड़ से जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिनका राजनीतिक वजूद, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो माफिया हैं, जो रेता बजरी के तस्कर हैं। देखिए, राजनीति में वो लोग तब आते हैं जब आप राजनीति नहीं करते। तो क्या चुनाव लड़ने के लिए मैदानी क्षेत्र में हमारे पहाड़ के नेताओं का आना आप किस हद तक सही या गलत मानते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया है। सवाल एक ऐसा सवाल है कि जनता को समझ में आना चाहिए कि इस सवाल का मतलब क्या है। जी, आज नौकरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद मिल सकती है? मिल रही है। देखिए, अगर आप नौकरी का परसेंटेज देखें, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज की डेट में डीडी पंच जैसा विद्वान यदि इस दौर में पहाड़ से पढ़ता, वो साइंटिस्ट बनते? ये प्रश्न हो सकता बनते? मैं दावे के साथ कह रहा हूं डीडी पंच जी बेरोजगार होते पीएचडी करके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझो दर्द को। जिसने भी पहाड़ में शिक्षा ली है वो चपड़ासी तक नहीं बन पा रहा। कारण ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है, क्योंकि नौकरी बिगड़ी। यहां तो हाकम बैठा हुआ, उसने कहा डिग्री कॉलेज में नौकरी चाहिए, उसने कहा दे दे 25 लाख। सारे आरएसएस ने ऐसे ऐसे लोगों को भर दिया जो फर्जी डिग्री वाले हैं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, दोनों यूनिवर्सिटी में मैंने 2 निकाल दिए थे, फिर आगे वो फर्जी डिग्री, फर्जी डॉक्टर। और जो बेचारा पहाड़ का पढ़ावा लिखा डॉक्टर, उसे पता ही नहीं चल रहा, उसका तो भाग्य देहरादून में बेच दिया। पंतनगर यूनिवर्सिटी में नौकरी आ रही, वो बाहर वाला। तुम्हारा टीरी बादशाही थोल में आ रही, वो बाहर वाला। पहाड़ी को कहाँ मिल रही है? यहाँ तो बैठा हुआ कभी कोई बेच रहा। तो ऐसे में डीडी पंच जैसे को मिलती नौकरी। अब आ जाइए, आपने कहा कि पहले तो पहाड़ के लोग पहाड़ में रहते थे, नौकरी करते थे और वहीं पढ़ते थे, वहीं से नौकरी पाते थे। तो पहले चरित्र था, पहले मुद्दों में नेता बनते थे, पहले गांव में पढ़ने के बाद व्यक्ति परीक्षा देता था और वो सेलेक्ट हो जाता था। समझ रहे हो? मगर आज क्या है? आज तो ऐसी हालत बना दी कि पहाड़ में बच्चे पढ़ाने का मतलब है बर्बाद होना। इसलिए मजबूरी में लोग अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देहरादून हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं कि शायद बन जाए कुछ। बेचारों का भविष्य यहाँ भी नहीं बन रहा। बनेगा तभी या तो पत्तल चाट नेताओं का, और उसने दया कर दी तो संविदा में लग जाएगा, वरना नौकरी उसे भी नहीं मिल रही, पैसे दे तब मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है ये सुनियोजित पलायन हमको करवाया जा रहा है ताकि बेहद कीमती जमीनों पे बाहर वालों को बसा जाए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के अंदर 35 से 40 हजार आदमी हर विधानसभा में बाहर के लोगों को वोट के लिए बसा दिया गया नाले खालों में। अब आप देख लीजिए, आप कह रहे हो ना कि पहाड़ियों का भी वजूद मैदान में कहीं वजूद नहीं है, सरकार पलटने की स्थिति में नहीं है। 26 के परिसीमन के बाद इस राज्य के अंदर भयंकर युद्ध होगा इस बात को लेकर कि पहाड़ियों के अधिकारों पर बाहर वालों का कब्जा हो गया, मुख्यमंत्री भी बाहर का होगा। देखते रहिएगा। हम तो उन चीजों को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग भले ही उन चीजों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा या किन्हीं कारण से आप नहीं बोल रहे। हर विधानसभा में मैदानी क्षेत्र में 35-40 हजार वोट के लिए बाहर के आदमी बसा दिए गए। सुनियोजित तरीके से पहाड़ को बर्बाद करने की साजिश इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। इसको रोकने का एकमात्र विकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल, रिवर्स पलायन, राजधानी गैरसैंण, गांव में पहाड़ के वो लोगों को बसाना। जो बेईमान है वो छोड़ के भाग जाएगा, पहाड़ सुंदर हो जाएगा और गरीब का बच्चा भी अफसर बन पाएगा। वरना नौकरियां बिकेंगी, सत्ताएं लूटेंगी और उत्तराखंडियत के लिए खतरा बनेंगी। आपके सवाल बड़े जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन सवाल है। समझना जनता को है कि इनका जो जवाब मिल रहा है, यदि इस सत्य को जनता समझ गई तो मैं आज बता रहा हूं आपका ये पॉडकास्ट हिला देगा कई लोगों को। दिमाग की बत्ती खुल जाएगी कि वाकई यार ये तो हो रहा है। पहाड़ में 8 से 10 हजार वोट काट दिए जा रहे हैं। पहाड़ में 500-250 में विधायक बनता है जीत का अंतर में, और वहां 8 से 9 हजार वोट काटी जा रही है विपक्षियों की। तो तुम भाजपा जो ठोक के कहते हैं ना 1947 तक हमें कोई नहीं हरा सकता, तो इनकी हकीकत ये है पहले भी 47 में बेईमान थे और आज भी 47 में बेईमानी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना?
तो इनकी बेईमानी अब जनता समझ रही है कि 14 से 26 तक सपने दिखा रहे, जैसे पहले दिखाते थे हिंदू राष्ट्र का। तब भी हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ नहीं था। ये 47 में भी इनको लोग उस समय जो है गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको क्या कहा था, मुझे बोलना ठीक नहीं लगता। अब आगे 47 तक भी ये वही है, तो समझ लो बस। इसलिए यूकेडी विकल्प है। जय उत्तराखंड। बस आखिरी सवाल जी कि आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो आपको क्षेत्रीय सोच के साथ खड़ा होना चाहिए, यूकेडी के साथ खड़ा होना चाहिए। यूकेडी आएगी तो जो 40 से ऊपर का बच्चा है उसे स्वरोजगार से जोड़ेंगे। यूकेडी आएगी तो जितने हमारे शहीद हैं उनके नाम से कॉलेज, सड़कों के, पार्कों के नाम रखे जाएंगे, ताकि उत्तराखंड का प्रत्येक बच्चा ये जाने कि इन्होंने हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तराखंड में बेसिक से लेकर हाई स्कूल तक तमाम आंदोलनकारियों का पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, ताकि हमारे जो वीर हैं बच्चे जाने कि इस राज्य के अंदर कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया है, जिन्होंने पर्यावरण से लेकर वीरता में टीलू रौतेली, मानवता का प्रतीक जो है तुम्हारा वीर चंद सिंह गढ़वाली, और आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या बंगारी, क्या नेगी, क्या रावत, क्या वालिया, क्या सलीम, क्या ये तमाम लोगों ने जो अपने प्राण खोए उत्तराखंडियत के लिए, जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के अंदर देश के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम करने वाले बच्चे पैदा होंगे और वो सुरक्षित होंगे। और ये सपना आपका तभी पूरा होगा जब उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी। निराशा का समय नहीं है। 25 साल हमको बहुत धोखे खाए, 25 साल हमको बहुत लूटा, मगर आने वाला समय उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का है और उन नौजवान बच्चों की आवाज़ हमारा आशीष नेगी बना हुआ है। और जिस तरीके से यूथ हमारे से जुड़ रहा है, मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों का भविष्य बहुत जल्दी सुरक्षित होने वाला है। उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। धन्यवाद भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।